हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं एक बार फिर से जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का वन संसाधन भाग पढ़ाने जा रहा हूं। वन संसाधन में आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वन क्या है। तो वन क्या है? वन उस बड़े भूभाग को हम वन कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे अधिक संख्या में या झाड़ियों के समूह जहाँ हो उस क्षेत्र को हम वन कहते हैं। वैसे भूभाग का क्षेत्र जहाँ काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह हो उसे वन कहा जाता है। अब हम वन से लाभ की बात करते हैं। तो वन से क्या क्या लाभ हैं? तो लकड़ियाँ प्राप्त होती है, कागज़ प्राप्त होते हैं, लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं, औषधियाँ तैयार की जाती है, फल प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं, गोंद इत्र इत्यादि वन से प्राप्त होते हैं। वन से ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वन का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, जिसमें हिमालय यव एक औषधीय पौधा है। हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियों, टहनियों एवं छालों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। एक बार फिर से हम इसको बात करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं यही हिमालय यव है और इसका उपचार कैंसर में किया जाता है। तो हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जिसके पत्तियों, टहनियों एवं छालों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं वन क्षेत्र की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहले हम भारत की बात करें तो भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जो विश्व का 10वां स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र रूस में है, जहां 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें, रूस में 33% वन भाग है। रूस में 33% भाग पर वन है। इस कारण राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया। तो उसके अनुसार प्रत्येक देशों में 33% वन होना आवश्यक है। यदि 33% से वन कम है तो वहाँ वन संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम आगे वन का सर्वेक्षण जाने तो 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर पर वन था। 1948 ईस्वी में विश्व में कितना अरब हेक्टेयर पर वन था? 4 अरब हेक्टेयर पर वन था। भारत में वन की स्थिति देखा जाए तो 2001 के सर्वेक्षण में 19.27% भाग पर वन था। अब कुछ ज़्यादा हुए हैं, जिसमें आंकड़े हैं 20.6%। और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं कि सर्वाधिक वन भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम बिहार की बात करें तो बिहार में 7.1% भाग पर वन है। तो बिहार में 67.64.14 हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। और बिहार के लगभग 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है।
तो बिहार में वन क्षेत्र कितना है? कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं बिहार के वन संपदा के बारे में लिखें, तो बिहार में 6764.14 हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं वन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो घनत्व के आधार पर वन को 5 भागों में बांटा गया है। घनत्व के आधार पर वन को 5 भागों में बांटा गया। अत्यंत सघन वन, याद करना काफ़ी आसान है। अत्यंत सघन वन, अत्यंत हटा देंगे तो सघन वन हो जाएगा। उसके बाद है खुले वन, फिर झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार के वन घनत्व के आधार पर हैं। तो हम पीछे बता रहे थे कि भारत में 20.6% जो वन हैं, नए आंकड़े जो हैं, तो 20.6% में वो 1.66% अत्यंत सघन वन है और 3% सघन वन है और 7.12% खुले वन है, 8.68% झाड़ियाँ हैं और मैंग्रोव वन 0.14% है। लेकिन घनत्व का प्रतिशत की बात किया जाए तो अत्यंत सघन वन है, इसका घनत्व 70% से अधिक है और सघन वन है ये 40 से 70% है। खुले वन ये 10 से 40% है और ये 10% से कम है, इसका घनत्व 10% से कम है। एक बार फिर से हम बात करें तो सघन वन, अत्यंत सघन वन की हम बात करें, अत्यंत सघन वन 70% से अधिक, सघन वन 40 से 70% घनत्व है, खुले वन 10 से 40% और झाड़ियाँ 10% से कम। मैंग्रोव वन है जिसको तटीय वन भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वनों के प्रकार प्रशासकीय दृष्टि से। प्रशासकीय दृष्टि का मतलब है सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से। तो प्रशासन की दृष्टि से वन को 3 भाग में बांटा गया। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। रक्षित वन में कुछ लोगों को कार्य करने की अनुमति दी जाती है, जिसे लाइसेंस प्राप्त होता है। लेकिन अवर्गीकृत वन में कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। रक्षित वन जो है 54% है, रक्षित वन 29% है और अवर्गीकृत वन 17% है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं वन विनाश के कारण। वन विनाश आप लोग देख सकते हैं, वन विनाश जो हो रहे हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि एक स्थान छोड़कर दूसरे जगह जा कर के खेती करना, और इसलिए लोग वन काट रहे हैं और वन काट करके खेती करने लायक भूमि तैयार कर रहे हैं। तो इस कारण से वन का विनाश हो रहा है। 1950-51 से 1980 ईस्वी तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर ये भूमि खेती में परिवर्तित किया गया था वन विनाश करके। उसके बाद हम बात करते हैं, पहला स्थानांतरित कृषि हुआ, दूसरा है खनन कार्य खुदाई के कारण, तीसरा है बड़ी विकास परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर वन का विनाश हुआ। उसके बाद है औद्योगिक विकास के कारण, उद्योग लगाए जाने के कारण जो वन था उसको नष्ट कर दिया गया, तब है जो उद्योग लगाया गया। नगरीकरण हुआ, एकल वृक्षारोपण, एक ही प्रकार के पेड़ लगाया गया, बाकी पेड़ को काट दिया गया। इस प्रकार वन विनाश हुए और वन विनाश के ये सब कारण है, एक बार ध्यान रखना है। कृषि भूमि में विस्तार, खनन कार्य, बड़ी विकास परियोजना, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, एकल वृक्षारोपण। और उसके बाद हम बात करते हैं
वन्य जीवों के ह्रास के कारण। जब वन विनाश हुए तो वहाँ रहने वाले जीव भी नष्ट हो गए। तो वन्य जीवों के ह्रास के भी कई कारण हैं। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, जब वन ही नष्ट हो गया तो जीव कहाँ रहता। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण के कारण जीव नष्ट होने लगे। वन विनाश हुआ, इस कारण जीव नष्ट हुए। आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ का मतलब है कि लोग तरह तरह के पक्षी पकड़ पकड़ के या कोई भी जीव को पकड़ के लाकर बेचता था, तो इस कारण आर्थिक लाभ के लिए भी वन विनाश हुआ। तो इसमें कई सारे जीव लुप्त हो गए, जिसमें लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम यहाँ दिया गया है। बाघ, चीता, गैंडा, हिरन, बटेर, घड़ियाल, सारस, कछुआ, नीलगाय, बारहसिंगा। उसके बाद हम बात करते हैं वन्य जीवों, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, यानी वन संरक्षण की बात करते हैं। जब वन संकट हुआ तो वन संरक्षण करने की आवश्यकता हुई। तो वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के आधार पर वनों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है अभयारण्य और तीसरा है जैव मंडल। तो राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 85 है और अभयारण्य की कुल संख्या 448 है। बिहार में भी 2 अभयारण्य हैं, बेगूसराय के कांवर झील और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान। ये भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। और जैव मंडल की संख्या भारत में टोटल 14 हैं। ये वन संरक्षण के लिए वह उपाय किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं वन संरक्षण के लिए। ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1972 ईस्वी में, चिपको आंदोलन, और इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। आप इनको देखें, सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया और पर्वतीय जिला जिसका नाम टिहरी गढ़वाल जिला था, वहाँ वन काटा जा रहा था। तो वन को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और चिपक करके इसकी रक्षा करते थे। यहाँ चिपको आंदोलन का एक सीन दिखाया गया है, तो एक बार फिर से देखें। चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चलाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता की। तो जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैव जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर कई सारे जीव पाए जाते हैं, इन्हीं जीवों को जैव विविधता कहा जाता है, जिसमें पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बड़े जीव सभी शामिल हैं। इसका एक उदाहरण पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना का संजय गांधी, कभी कभी एग्जाम्स में आए हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। उसके बाद चरक का संबंध, ये वैद्य थे और इनका संबंध भारत से है। उसके बाद जब कई सारे जीव नष्ट हुए तो उसकी एक सूची तैयार की गई, तो उसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को रेड डाटा सूची कहा गया। उसी प्रकार पौधों की भी सूची तैयार की गई, जिसे ग्रीन बुक के नाम से जाना गया। आपको वन संसाधन में इतना ही पढ़ना था। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ घंटी का चिन्ह आएगा, तो घंटी पर क्लिक करेंगे तो ऑल आएगा, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।